जगत सिंह के नाम से सृजित जगतगंज मोहल्ले में हम दोनों आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच आदरणीय मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि शोध कमेटी के ये मेंबर हैं, हमारा भी सहयोग है, उनका भी। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ मंदिर में बाबू जगत सिंह की धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा करें। आदरणीय अरविंद जी, उस सेमिनार से ही हम बातचीत को शुरू करते हैं जिस सेमिनार से आप आ रहे हैं। मुझे याद तो नहीं, लेकिन किसी वक्ता ने ये उठकर कहा कि इतिहास को हम सिर्फ एक एंगल से नहीं देख सकते क्योंकि उसमें वेरियस कलर्स हैं। लेकिन जब हम बाबू जगत सिंह के ऊपर आते हैं तो वो वेरियस कलर यहाँ दिखाई देते हैं। आप समझिए कि मैं तकरीबन 225 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ और 225 वर्ष की बात कहने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि या तो हम कागजों के सबूत लेके आए या तो फिर हम जमीन के सबूत लेके आए। लेकिन एक बात आप सभी को मैं बता दूं, एक ऐसा शख्स है जो जब से सृष्टि बनी है तब से लेके आज तक और जब तक ये सृष्टि रहेगी वो गवाह है सारी घटनाओं का। ये अलग बात है कि वो बोलता नहीं, और वो गवाह कौन सा है? उगने वाला आसमान का सूरज। बाबू जगत सिंह, फिर वही सेमिनार की बात मैं करता हूँ, सर्व धर्म समभाव के प्रतीक थे। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय ब्रितानी हुकूमत रही होगी उस काल में बाबू जगत सिंह ने मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाया और थोड़ी दूर पे एक गुरुद्वारा है उसके लिए उन्होंने जमीन दी। जाहिर सी बात है कि अगर सर्व धर्म समभाव का भाव किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तो इन तीनों को नहीं बनाएगा, वन साइडेड हो जाएगा। तो आइए बहुत कम शब्दों में इस मंदिर के बारे में जाने, मस्जिद में चलते हैं उसके बारे में जाने और फिर जगत सिंह की कोठी में बहुत संक्षेप में उस हिस्ट्री को मैं बताऊंगा जो निश्चित तौर पे आपके शरीर के अंदर बहने वाले रक्त में उबाल ला देगा। और फिर आप सोचने को मजबूर होंगे इतना कुछ इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया, छिपा दिया गया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक रिसर्च कमेटी नहीं, हिंदुस्तान के अंदर हजारों रिसर्च कमेटियां होनी चाहिए जो उन गुमनाम शहीदों को लाके इतिहास में अंकित करे जिनको लोगों ने साजिशों के तहत भुला दिया। मैं अशोक जी को बोलता हूँ कि वो थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताएं। मंदिर में प्रवेश करते हुए आप सबने सिर झुकाया। मंदिर का दरवाजा छोटा था लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं आते किया आपका। वहाँ अभिलिखित है, इंस्क्राइब्ड है ये चित्र, तो आप देख लें, बाद में बाहर जाएंगे तो आप देख लेंगे। और इसमें क्या लिखा हुआ है पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसके संस्कृत के दो हिस्से जो हैं उनका मैं वाचन करता हूँ, आप ध्यान दें, सुने क्या इसमें भाव निहित है। श्री गौतम वंश के भूषण यशस्वी राजा के सद्गुणी वीर पुत्र श्रीमान बलिवंदय सिंह के चाचा के पुत्र बाबू श्री शिवपाल सिंह जी थे। उनके पुत्र जो गुणज्ञों गुणवानों में अग्रणी, अपने वंश में अद्वितीय, वर्तमान में जगत सिंह नाम से प्रसिद्ध हैं। अगली पंक्ति, उनकी भक्ति से संतुष्ट रघुकुल तिलक भगवान राम से प्रेरित होकर वाराणसी में पश्चिम चित्रकूट धाम में सुंदर वैभवशाली इंद्रलोक से स्पर्धा करने वाले उन्मत्त हाथियों घोड़ों के समूहों तथा सुंदर बाजारों से युक्त जगतगंज नामक नवीन नगर को बसाया। मस्जिद में छोटी जगह है, वहाँ पर पर्शियन में लिखा हुआ है
क्या लिखा है मैं यहीं जल्दी से पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग मस्जिद देख करके फिर कोठी की ओर बढ़ेंगे। वो स्पेस काफी कम है। ईश्वर तक अपनी पहुंच रखने वाले बुजुर्ग सूफी फकीर जिनका नाम गरीब हुसैन था, उन्होंने इस दुनिया जहान को छोड़कर परलोक को सफर का इरादा किया, तो उनकी यादगार बाकी रखने के लिए और उनकी आत्मा को पुण्य पहुंचाने के इलाके में रईस बाबू जगत सिंह ने, जिनका नाम हर खासो आम में नुमाया है, यह मस्जिद तामीर कराई, जो वास्तुकला का सुंदरतम उदाहरण है और तमाम दुनिया वालों के पवित्रता का प्रतीक है। इस मस्जिद के निर्माण का कार्य पूरा होने का दिनांक बिना शक व शुबहा कलमा साबितुल अरकान जैसे प्रमाणित होती है। हुजूर खुतूनों वाली तामीर, ये 1201 बात और लिखा है ऊपर कि जब इस बाइज्जत दालान का तामीर बागे इरम जन्नत की तरह खूबसूरत और शानदार वजूद में आई है, शायर मुरम्मी व खेरत में इस तामीर का मिसराए तारीख में निकाला जोड़ जाल करके मुबारक गश्त दालानी मुअल्ला 1210 हिजरी, अभी जोड़ करके शमी में निकाला 236 वर्ष पहले, यानी 1789 में मस्जिद बना, लगभग 1788 में मस्जिद बना, उसके बाद 1789 में मंदिर बना। पहले उन्होंने मस्जिद बनाया फिर मंदिर। आइए चले मस्जिद देखते हैं। हम इस समय वर्तमान में जिस स्थान पे खड़े हैं, ये बाबू जगत सिंह की 6वीं पीढ़ी के अंश श्री प्रदीप नारायण सिंह जी का आवास है और इसके ठीक पीछे वो ऐतिहासिक स्थल या कोठी है जहां से 14 जनवरी 1799 की बगावत के बाद 2 महीने के बाद बाबू जगत सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। 2 महीने का टाइम क्यों लगा, आइए वही बताएंगे। जी, ऐसे शहीद के बारे में आपसे मैं बातें करने जा रहा हूं जो 225 वर्षों तक गुमनामियों के अंधेरे में गुम था। पितरों का ऋण उतारते हुए तो आप सबने सुना होगा कि हमने अपने पिता का ऋण उतार दिया, लेकिन कोई अपने पूर्वजों का ऋण उतारे और 225 वर्ष के बाद 6वीं पीढ़ी उस ऋण को उतारे,
ऐसा बिरला हिंदुस्तान में कहीं हुआ होगा जो यहां से प्रारंभ हुआ। कोई दर्द कितने दिन रहेगा आपके दिल में? 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन 225 वर्षों तक कोई ऐसा कांटा चुभ जाए जिसके बिना नींद ना आए, और वो व्यक्ति जुनून की हदों तक जाके हिंदुस्तान और ब्रिटिश आर्काई का एक एक पन्ना उलट दे और वहां से खोज के वो दस्तावेज लाके हिंदुस्तान के लोगों के सामने रखे कि सारा हिंदुस्तान हतप्रभ हो जाए, वो स्थिति आज हुई है। तो हुआ क्या? ये सारी बातें शुरू होती हैं 1787 में। काशी के अंदर एक स्थान है सारनाथ, और जब हम सारनाथ शब्द की बात करते हैं तो सीधे गौतम बुद्ध हमारे जहन के अंदर आते हैं। 1787 में एक ऐसी घटना हुई सारनाथ के अंदर जिसने एकाएक काशी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया। हुआ क्या? बाबू जगत सिंह के मन में यह इच्छा हुई कि मैं एक मोहल्ला क्यों न बनाऊं। ईंटें कहां से आएंगी? किसी कारिंदे ने कहा कि हुजूर सारनाथ में ईंटों का अंबार है। वहां खुदाई शुरू हुई। एक शंकर करके व्यक्ति मिलता है बाबू जगत सिंह को, और खुदाई जब होने लगी तो तकरीबन 27 फीट की गहराई पे जाने के बाद एक मंजूषा मिली। मंजूषा हिंदी शब्द है, छोटा पेटी संगमरमर की। उसके अंदर कुछ अस्थियां मिली, सोने के पत्थर मिले, मोती मिले। जाहिर सी बात था कि वो किसी की अस्थि है। बाबू जगत सिंह ने तत्काल खुदाई को रुकवाया और उसके बाद अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। लेकिन फिर उनके मन में आया कि हो सकता है कोई व्यक्ति आके इस स्थान को डिस्टर्ब करे, लिहाजा उसका नाम उन्होंने दिया बाबू जगत सिंह स्तूप। लेकिन एक तारीख और, ये 1787 में घटनाक्रम होता है। उसके बाद 1834 और 36 में अलेक्जेंडर कनिंघम आता है। जो भी इतिहास के लोग हैं वो जानते होंगे ये वही अलेक्जेंडर कनिंघम है जिसने कुशीनगर के अंदर भी खुदाई का कार्य कराया। तमाम जगहों पे खुदाई का कार्य उसने कराया। ये 2 तारीखें आप याद रखिएगा। इन तारीखों को यहीं छोड़ देते हैं। अब हम आगे लेके चलते हैं आपको। 1797 97 सिराजुद्दौला अवध का नवाब था, उसकी मृत्यु होती है और उसके दत्तक पुत्र वजीर अली को गद्दी पे बैठने का अवसर मिलता है। लेकिन अंग्रेजों को यह गवारा नहीं, गद्दी से उतार दिया, कहा 6 लाख रुपए लो और ऐसे अपने जीवन को गुजारो। बड़ा नागवार गुजरा वजीर अली। और वह 1798 में 98 में अवध से काशी आता है। काशी में एक दिन बड़ी अद्भुत घटना हुई। एक हट्टा कट्टा नौजवान वजीर अली से टकराता है। बातचीत से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने गले का कंठहार निकाल के उस लड़के के गले में डाल दिया। लड़का घर आता है। कौन सा घर? वो कौन सा घर था जहां वो लड़का आता है? दरअसल वो घर यही था बाबू जगत सिंह का। वो जगत सिंह का लड़का था लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण के सारे वृत्तांत बताने के बाद बाबू जगत सिंह वजीर अली के इशारे को समझते हैं और माधव दास के बागीचे में इन 2 शख्सियतों की मुलाकात होती है। एक जो अंग्रेजों के द्वारा नवाबी को मिटाने से परेशान है, और एक दूसरा जो इस बात से खफा है कि अंग्रेज हिंदुस्तान को अपने अंडर कंट्रोल लेने के लिए किसी भी ओहदेदार को ओहदे पर रहना पसंद नहीं करते, यानी जमींदारी उन्मूलन की बात वो कर रहे हैं। इसी बीच एक और घटनाक्रम हुआ। बहुत संक्षेप में बातें बता रहा हूं, पूरी किताब का निचोड़ है। क्या घटनाक्रम हुआ? कमांडर चेरी जो वाराणसी के छावनी इलाके में, छावनी शब्द कह रहा हूं मिलिट्री इलाका, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो नुमाइंदा था, उसके पास लेटर आता है कि वजीर अली को कलकत्ता भेजो और 6 लाख की वो रकम जो उसके गुजारे भत्ते के लिए थी घटा के अंग्रेजों ने 1.5 लाख कर दिया।
अब ये तो जैसे पेट्रोल का कार्य किया और एकाएक इधर दोनों लोगों के बीच बातचीत होने लगी कि अब ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। तारीख मुकर्रर किया लोगों ने 14 जनवरी 1799 और संयोग कहिए या कमांडर चेरी के मौत के वारंट पे हस्ताक्षर कहिए, उसी तारीख को उसने छावनी इलाके में वजीर अली को मिलने के लिए बुला लिया, जो इन लोगों ने डेट मुकर्रर किया था। क्या तय हुआ आपस में? बाबू जगत सिंह ने कहा कि सब कुछ व्यूह रचना मैं करूंगा, आर्थिक मदद मैं करूंगा, पूरे वाराणसी की नाकेबंदी मैं करूंगा। और नाकेबंदी क्यों? कि जब हम अंग्रेजों का स्लॉटर करें तो न तो वाराणसी के अंदर से कोई बाहर जा सके और ना ही उनको बाहर से कोई अंदर सहायता मिल सके। मड़ुआड़ी, राजघाट, छावनी इलाका, दशा समेत पूरे वाराणसी को घेरने की व्यूहरचना बना दी गई और 14 जनवरी 1799 को वजीर अली जाता है कमांडर चेरी से मिलने के। बातचीत होती है और बात जब कलकत्ता जाने के ऊपर आती है तब तक वारिस अली ललकारता है कि देखते क्या हो, इसको मारो। तो वजीर अली ने उसका वेस्ट कोट पकड़ा, वेस्ट कोट आप समझ रहे होंगे, लंबा कॉलर पकड़ा और खंजर उसके सर पे दे मारा। वो झुका बचा और उसके दिमाग में ये बात आ गई कि ये टोटल हमको मारने की नियत से आए हैं और वो भागा, लेकिन उसकी मौत के वारंट पे दस्तखत हो चुका था। बागीचे में जाते ही उसको पकड़ा, बोटी बोटी काट दिया कमांडर चेरी को और बनारस में कत्लो गारत हुआ। 7 अंग्रेज अधिकारी मारे गए। कितने अंग्रेज सैनिक मारे गए उसकी गिनती नहीं। वजीर अली शाम होते होते काशी से बाहर निकल गया। बाबू जगत सिंह इसी कोठी में लगे और वो जो ऊपर का कमरा खुला हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वो प्रश्न जो मैंने अभी पीछे छोड़ा था, अब उसका उत्तर देता हूं। 2 महीने का वक्त लग गया अंग्रेजों को कि जो बंदा काशी के अंदर इतनी बड़ी हिमाकत कर सकता है तो उसकी गिरफ्तारी से वाराणसी में क्या अंदाजा होगा, क्या विप्लव होगा, इसका अंदाज लगाने में अंग्रेज असफल थे। 2 महीने के बाद इसकी घेरेबंदी हुई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत बेशकीमती कागज जला दिए गए। अरेस्ट करके बाबू जगत सिंह को कहां ले गए? चुनार का किला। मौका मिले तो कभी आप वहां भी जाइए। चुनार का किला वैसे तो कई इतिहास में है, भरथरी का है, उससे जो है वो सुनवा मंडप है, वहाँ आला उदल से भी जाके जुड़ता है, शेरशाह सूरी से भी जुड़ता है, वैसे कहानियां हैं चुनार की। लेकिन वहाँ पे रखा और उसके बाद फांसी की सजा हुई बाबू जगत सिंह। अंग्रेजों का मन इससे भी नहीं भरा, फांसी की सजा तब्दील करके आजीवन कारावास किया। इससे भी मन नहीं भरा तो कहा कि अब इन्हें देश में नहीं रहने देंगे और यहाँ से इनको निर्वासित करके वहां भेजने का फैसला किया। सुधीजनों, जिसको कहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी इतिहास वाले हैं, इतिहास का पन्ना मैंने भी खंगाला है। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता आंदोलन का कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अंग्रेजों ने सेंट हेलेना द्वीप पे ले जाके कैद करने का निर्णय किया हो। आप खंगाल के बताना, जिस दिन आपको मिल जाए बताइएगा कि मेजर भैया एक और था ये फ्रीडम फाइटर जिसको ले गए वो सेंट हेलेना द्वीप। और सेंट हेलेना द्वीप, ये नाम आते ही एक ही नाम आता है दिमाग के अंदर, वो नाम आता है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे 16 साल पहले अंग्रेजों ने वहां कैद किया था, 16 साल बाद। और उस नेपोलियन बोनापार्ट को जो ये कहता था कि मेरी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। अंग्रेज ओस्टरली नामक जहाज पे जब लेके बाबू जगत सिंह को जा रहे थे, उनको अपना वतन छोड़ना गवारा नहीं था। कौन छोड़ता है अपने देश की मिट्टी? पूछिए ये दर्द उनसे जो विदेशों में हैं
और अपने देश की मिट्टी को एक बार देखने के लिए तरसते हैं। अभी हाल में त्योहार बीता है, अरे चलो छठ पे ही चलते हैं, परिवार वाले मिल जाएंगे। जल समाधि ले लिया गंगा सागर में। गंगा सागर का पानी तो स्थिर हो गया। एक भारत माँ के सपूत को अपनी गोद में लेकर, लेकिन काशी शांत नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने जो लोग वाबस्ता थे इस पूरे घटनाक्रम में, उनको फांसियों पे लटकाना शुरू किया। गांव में जाके लोगों को पेड़ों से लटकाया। और वहीं से एक और घटनाक्रम, जो अंतिम बात होगी मेरी, काशी से आके जुड़ती है कि काशी में एक ब्रह्मनाल का इलाका है। ये ब्रह्मनाल का इलाका विश्वनाथ गली के ठीक पीछे है। वहां दो बंदे थे, नाम शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह, जिनकी तलवारबाजी के हुनर के खिस से बनारस की गली गली में थे। उनको अरेस्ट करने के लिए 500 सिपाहियों को लेके अंग्रेजी सरकार का नुमाइंदा पांचू सरदार ब्रह्मनाल की गली में घुसा। गली वाले ये कह रहे थे कि तुम जिस गली में जा रहे हो, जिंदा एक वापस नहीं आने वाला है, अपनी मौत को दावत देने जा रहे हो। लेकिन फिर भी वो घुसे और उनका इरादा था कि हम शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह को जिंदा अरेस्ट करेंगे। और तभी जो काशी के लोग कहते हैं, वो दोनों अपनी छतों से कूदे तलवार लेके कि हमें गिरफ्तार करने आए हो, हम स्वागत खुद करते हैं तुम्हारा। पूरी की पूरी गली लाशों से पड़ गई। और एक घटनाक्रम इतिहास में आता है गोरा बादल का, जो मैं यहां बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। जब उसको अरेस्ट करने में असफल रहे तो सबों ने कहा इनकी गर्दन उतारो, और गर्दनें कटी शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह के, और उनके धड़ ब्रितानी हुकूमत के सिपाहियों से टकराते रहे। और उन धड़ों को गिराने में 20-25 सिपाहियों की ताकत लगी। आज वहां एक छोटी सी चौरी है जहां काशी वाले होली के दिन एक दिया जला देते हैं, लेकिन हम तो इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं कि अब तो दिया जलेगा जो प्रदीप नारायण सिंह जी ने जलाया है। और अब खोजे जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे गुमनाम शहीद जिनको साजिश के वक्त ले जाके पन्नों में दफन कर दिया, जमीन के अंदर दफन कर दिया, कहानियों को क्या से क्या बता दिया। एक छोटी सी बात बताऊंगा, कभी मिलिएगा तो अकेले में बताऊंगा। कभी जाना है कि सेलुलर जेल में क्या हुआ, कभी पढ़ा कि वीर सावरकर के साथ क्या हुआ। एक लाइन में अपनी बातों को कह देना कि बिना शस्त्र और बिना ढाल के आजादी मिल गई। जाके पूछिए उन लोगों को जो काला पानी में थे, जिनको सिर्फ उनके अनशन को तोड़ने के लिए संडास का लेट्रिन उनके मुंह में डाला गया है। छोटी सी छोटी बात में उनकी पीठ के चमड़े उधेड़ दिए गए। 24 साल की उम्र के भगत सिंह को कल फांसी होना है, आज लटका दिया। खुदीराम बोस, जाइए अपने घरों में देखिएगा 18 वर्ष की उम्र क्या होती है। अंग्रेजों ने रहम नहीं किया, 18 वर्ष के लड़कों को फांसी पे लटकाया है इस देश के अंदर अपनी हुकूमत बनाने के लिए। और जाइए कभी जलियांवाला बाग को देखिए, जहां कुएं पट गए लाशों से, जहां की दीवारों पे आज भी निशान है जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दे दी। लेकिन हम आज भी उन शहादत को सर नहीं झुकाते हैं, हम उसमें कुछ साजिशों को खोजते हैं। लेकिन हम लोगों का रिसर्च कमेटी का अभी भी प्रयास है कि हमारे इस दौर में कोई भी अगर तथ्य सामने आएगा, पूरे देश के सामने रखेंगे। और अंतिम बात, मुझे लगा कि एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। सर, कहानियां लिखी जा सकती हैं, 10 पन्ने लिख दूंगा, पेज भर जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए तो सीन चाहिए। और 225 वर्ष का मैं क्या खोजूं? 3 दिन तक टेबल पे बैठा, उड़ गया, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था। तीसरे दिन बिजली कौंधी दिमाग के अंदर, अरे भाई 14 जनवरी 1799 को अगर घटना हुआ काशी में, तो जो मरे होंगे इंग्लैंड, उनकी लाशें नहीं गई होंगी, दफन तो होंगे दाएं बाएं। मैं 3-4 कब्रिस्तानों का पता करके पहली कब्रिस्तान में
जो डीआईजी कॉलोनी के पास है, गया देखने की कोई कब्र है क्या, ताला बंद था। जा रहा था तो किसी ने रोका, हमने कहा मुर्दों की बस्ती में जा रहे हैं यार, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। और मुझे लगता है कोई अदृश्य शक्ति मुझको लेके जा रही थी। देख के लगा कि ये अंग्रेजों की कब्र होगी, लगा कुछ लिखा भी है। मैं नजदीक गया, साफ किया और मेरे रोए भरभरा रहे कहते हुए मैं खड़ा रह गया। उस 4 अंग्रेज अधिकारियों के नाम उस कब्र पे लिखे थे, कमांडर चेरी, कैप्टन कानवे, रिचर्ड इवांस और ग्राहम, जिनको मारा गया था। ये आश्चर्य की बात मेरे लिए नहीं थी, नीचे की लाइन लिखी थी 14 जनवरी 1799। ये भी महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं था, दुनिया की शायद ये इकलौती कब्र है काशी के अंदर जहां मरने वाले के साथ साथ मारने वाले का नाम लिखा था, मर्डर्ड बाई वजीर अली। और इतिहास को क्या चाहिए, और ये जिंदा सबूत उस किताब में दिया है हम लोगों ने। बाकी तो क्या हिंदुस्तान, क्या ब्रिटिश आर्काइव, प्रदीप जी ने इतना कुछ भरा है कि पूरा एक कमरा भरा पड़ा है सबूतों से। और हम चुनौती देते हैं, सवाल आप उठाइए, हम इस पुस्तक का हर जवाब आपको कागजात से देंगे, और उन्हीं कागजात से देंगे जिन अंग्रेजों ने हमारे पे जुल्म ढाया था। जय हिंद, भारत माता की। आप कहेंगे बाबू जगत सिंह, बाबू जगत सिंह, बाबू जगत सिंह।